हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर प्रसाद आज एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बॉयलर इफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉयलर इफिशिएंसी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है बॉयलर वाले लोगों के लिए, जो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, जो बीओई करना चाहते हैं, वो सब के लिए बॉयलर इफिशिएंसी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं बॉयलर इफिशिएंसी के बारे में तो आइए ये वीडियो पूरा देखते हैं, और पूरे ध्यान से देखेंगे तो आपको बॉयलर इफिशिएंसी के बारे में बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैलकुलेशन कुछ बाकी रहेंगे, वो हम कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं वीडियो। पहले इफिशिएंसी क्या होती है? इफिशिएंसी होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और हमेशा इनपुट आउटपुट से ज्यादा होता है, इसलिए इफिशिएंसी 100% से कम रहती है। किसी भी चीज में इनपुट और आउटपुट दोनों का जो यूनिट रहता है वो क्या एक होना चाहिए, तब जाकर के हमारे इफिशिएंसी कैलकुलेट सही होगा। बॉयलर इनपुट क्या क्या होते हैं? बॉयलर में 5 इनपुट होते हैं: फ्यूल, एयर, पावर, वाटर, केमिकल। फ्यूल, जो भी कंबस्टिबल हम बॉयलर में डालते हैं दैट इज वो फ्यूल रहता है। उसकी एक हीट वैल्यू रहती है जिसका जीसीबी रहता है। इसे जलाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? हवा देनी पड़ती है। और ये जो हवा रहती है, ये हवा हम कैसे देते हैं? पंखों के द्वारा देते हैं। ये कोयला हम कैसे डालते हैं? मोटर के द्वारा डालते हैं। तो उसमें मोटर में, पंखों में क्या लगता है? पावर लगती है। उसके बाद हमें बॉयलर में वाटर देते हैं गर्म होने के लिए। वाटर की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, उसका पीएच हाई होना चाहिए, कंडक्टिविटी नील होनी चाहिए, सिलिका नील होना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, इसको मेंटेन करने के लिए हम ये केमिकल डालते हैं। तो ये 5 इनपुट्स रहते हैं बॉयलर में। और आउटपुट कौन कौन से होते हैं? जो हम फ्यूल डालते हैं उसका उसमें कुछ परसेंटेज ऐश रहता है, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर गिविंग द हीट एनर्जी। उसके बाद जो जो हम एयर देते हैं वो फ्लू गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जो हम केमिकल देते हैं वो ब्लो डाउन वाटर के थ्रू हम उसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि जो भी एक्सेस केमिकल है वो ब्लो डाउन वाटर के थ्रू निकलता है। और जो हम वाटर देते हैं उसका स्टीम बन जाता है। दैट इज बॉयलर में जो मेन है वो है स्टीम, और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूल और स्टीम, दोनों का हीट एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? बॉयलर थर्मल इफिशिएंसी, इसे नाम दिया गया है। ये थर्मल इफिशिएंसी क्यों बोला जाता है, अभी क्लियर हो गया। अभी अगर कोई भी आपको पूछेगा कि थर्मल इफिशिएंसी क्यों क्यों बोला जाता है बॉयलर का, तो आपको ये बता सकते हैं। अब इफिशिएंसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इसके 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपको कोयला का वेट मालूम होता है, उसकी जीसीबी मालूम होती है, और स्टीम की क्वांटिटी मालूम होती है, स्टीम का हीट मालूम रहता है, हीट एनर्जी मालूम रहती है। तो हम और उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बॉयलर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड यूज करना ज्यादा एक्यूरेट है, और इनडायरेक्ट मेथड यूज करने जो जितने भी स्टैंडर्ड है उसमें सारे स्टैंडर्डों में इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करने के लिए बोला गया है। कौन कौन से स्टैंडर्ड है? सबसे पहले आता है पीटीसी 4.1 जो एएसएमई स्टैंडर्ड है। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड है आईएस 8753। ब्रिटिश स्टैंडर्ड है बीएस 485, सॉरी 845। सो दैट जितने भी इफिशिएंसी में ये स्टैंडर्ड हैं, ये स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड, इंडियन और ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। इसके अलावा चाइनीज स्टैंडर्ड भी हैं, और अलग अलग देशों के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। लॉस इनडायरेक्ट मेथड है, जो इनडायरेक्ट मेथड को लॉस कैलकुलेटिंग मेथड भी बोलते हैं, क्या लॉस मेथड भी बोलते हैं इसको। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं? बॉयलर में जो अलग अलग लॉस होते हैं उसे कैलकुलेट करते हैं, और उससे कैलकुलेट करके हम इफिशिएंसी निकालते हैं, इसलिए हम इसे इन लॉस मेथड बोलते हैं। कितने टाइप के बॉयलर में लॉस होते हैं? बॉयलर में 8 प्रकार के लॉस होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस लॉस। इसे ड्राई फ्लू गैस लॉस क्यों बोलते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं या थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द बर्निंग, then only what happens, all the moisture from the air, moisture from the coal, moisture from the fuel, moisture from the chemical reactions, this converts to steam,
और वो स्टीम पर प्रेजेंट होती है फ्लू गैस में, और हम उस स्टीम बनने के जो हीट है उसको भी अलग से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज, इसलिए उसे हम ड्राई फ्लू गैस लॉस बोलते हैं। का हवा में पानी है, जो भी आपका फ्यूल में मॉइस्चर है, ये सब चीजें जब बर्न होती है, जब जलाया जाता है, तो ये सब किसमें हो जाती है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। ये फ्लू गैस में ही रहती है, फ्लू गैस में भाप के रूप में रहती है। और ये भाप बनना, पानी से भाप बनना भी एक हीट कंज्यूमिंग प्रोसेस है और हीट लेता है, इसलिए हम इसे ड्राई फ्लू गैस लॉस बोलते हैं, क्योंकि हम इसका अलग से कैलकुलेट करते हैं, बाकी जो भाप बनने का प्रोसेस है उसको अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो ड्राई फ्लू गैस लॉसेस जो है, इसलिए बोला जाता है, इसमें हम जो भाप बन रहा है उसे कैलकुलेट नहीं करते। सेकेंड है लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन एंड फ्यूल लॉस क्यों बोलते हैं, अगर फ्यूल में कोई भी हाइड्रोजन है जो केमिकली उसमें प्रेजेंट है, अगर वो बर्न होगा तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, जिसे हम बोलते हैं पानी, और ये पानी फिर अल्टीमेट किस में चेंज होगा, स्टीम में। तो हाइड्रोजन जो है वो वाटर बनाता है और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होती है, तो इसलिए वो क्या होता है, वो और हीट लेता है, इस पूरे प्रोसेस में हीट कंज्यूम करता है वो, तो दैट इज, इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं। अब लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल, आपको पहले ही बताया कि जो भी मॉइस्चर रहता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, इसलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर, इसलिए करते हैं। मैं इसमें एक पॉइंट, इसलिए हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी कम आता है। अच्छा, लॉस ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये क्या है, कार्बन मोनो फॉर्मेशन। हम कोई भी फ्यूल देते हैं जो जिसमें कार्बन रहता है और वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में 100% चेंज हो जाता है। अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने में कुछ कम हीट रिलीज होगा, बिल्कुल सही, और दूसरा ऑक्साइड हीट लॉस भी एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट है। छठवां है लॉस ड्यू टू रेडिएशन, लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, लॉस ये आउटसाइड बॉयलर के जो रेडिएशन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, उसके थ्रू लॉस है। और इसमें हम कई बार ऐसा करते हैं, जितने भी अनअकाउंटेड लॉस है जिससे हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसमें इसका डाल सकते। सातवां है लॉस ड्यू टू अनबर्न्ट इन फ्लाई एश, आठवां है लॉस ड्यू टू अनबर्न्ट इन बॉटम एश। दैट ये these all 8 types of losses are we calculate in the boiler efficiency indirect method. This is the graph. Okay, ये हमारा ग्राफ बनाया हुआ और इसमें आप देख सकते हैं कि 100 माइनस L1 L2 L3 L4 L5 L6 ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जितने भी लॉसेस हैं ये परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किए जाते हैं, कितना परसेंटेज जीसीबी ऑफ फ्यूल उसमें कैलकुलेट जाता है। अब हम इसे नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब इसका मेथोलॉजी क्या है, बॉयलर इफिशिएंसी की सबसे मेथोलॉजी कैसे, इनडायरेक्ट मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारे एक टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड में हमने कितना स्टीम जनरेट किया, क्वांटिटी कितनी जनरेट की, उसमें प्रेशर टेम्परेचर क्या था वो नोट करते हैं, कितना फ्यूल दिया वो नोट करते हैं, और बाहर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना था, ऑक्सीजन लेवल कितना था, कार्बन डाइऑक्साइड कितना था या कार्बन मोनोऑक्साइड कितना था, गैस फ्लू गैस आउटर टेम्परेचर कितना था, ये सब नोट करते हैं। और हमें फ्यूल का जो उस वक्त जो फ्यूल फायर किया गया उसका अल्टीमेट और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस दोनों करते हैं, और उस एनालिसिस को कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। और ऐश का भी एनालिसिस करते हैं, ऐश में कितना अनबर्न था, ऐश का जीसीबी कितना था, ऐश कितनी क्वांटिटी में निकला, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम मेजरमेंट करते हैं और इसे नोट करते हैं ड्यूरिंग द बॉयलर एफिशिएंसी कैलकुलेशन। इसका स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपको साइकोमेट्रिक एयर फाइंड करना है, मतलब मिनिमम एयर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर 100% कैलकुलेशन यूजिंग दिस अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ द कोयल। कोयला का अल्टीमेट एनालिसिस रहता है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन परसेंटेज दिया रहता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि उसका मिनिमम कितना एयर रिक्वायरमेंट है जलने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि फ्लू गैस में कितना ऑक्सीजन है, एक्सेस एयर कितना है, उसके हिसाब से एक्सेस एयर के हिसाब से हम क्या करते हैं, फिर टोटल एयर कितना है वो निकालते हैं। अब टोटल एयर हमने निकाल दिया, टोटल फ्लू गैस निकाल दिया,
अब उसके बाद उस फ्लू गैस, ड्राई फ्लू गैस जो है उसमें थ्योरेटिकल कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए ये परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो दैट 5 स्टेप हम पहले करते हैं। ये 5 स्टेप करने के बाद ही हम आगे जाएंगे जिसमें हम कोयले का बॉयलर का एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, लॉस कैलकुलेट करना चालू करेंगे। सबसे पहला है हीट लॉस ड्यू टू फ्लू गैस। अब होता क्या है, फ्लू गैस सब ये सबसे मेजर लॉस, सबसे बड़ा पहला लॉस है, सबसे बड़ा लॉस है। 5 से 6%, 7, कभी कभी 7 और 8% भी लॉस होता है। तो इसमें क्या होता है, मास ऑफ फ्लू गैस, फिर सीपी। ये जो सीपी है ये है कांस्टेंट हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट इन कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है और दैट इज फॉर फ्लू गैस। आगे भी सीपी आएगा, वो अलग उसके लिए है, वाटर के लिए है। और ये हमारे जो सीपी है वो फ्लू गैस के लिए है। फ्लू गैस इन आउटलेट टेम्परेचर माइनस इनलेट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय जीसीबी ऑफ द कोल। ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें देखेंगे सबसे इफेक्टिंग टेम्परेचर है फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर। फ्लू गैस टेम्परेचर कितना है, इससे हमें ये पता चल सकता है कि लॉस कितना है, एक मोटा मोटी अंदाजा पड़ सकता है। दूसरा है लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन इन फ्यूल। आपको मैंने पहले ही समझाया कि फ्यूल में हाइड्रोजन होता है और जो वाटर में कन्वर्ट होता है, और ये वाटर में कन्वर्ट होता है, और ये वाटर में कन्वर्ट होने की वजह से ये हीट कंज्यूम करता है और इसमें लॉस होता है। अब इसमें आप देखेंगे फार्मूले में 9 इंटू हाइड्रोजन परसेंट ब्रैकेट में है 584। ये 584 कहाँ से आया, ये है लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन प्लस सीपी। या यहाँ पे सीपी क्या है, सीपी ऑफ स्टीम। ओके, जो पहले सीपी था फ्लू गैस का था, यहाँ सीपी ऑफ स्टीम है, फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर माइनस इनलेट टेम्परेचर। जीसी ऑफ फ्यूल, लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल। अब मॉइस्चर की बात हो रही है इसलिए 485 रहेगा। ये कितना परसेंट मॉइस्चर है, प्लस सेम फार्मूला 584 प्लस सीपी फ्लू गैस इनलेट माइनस आउटलेट एयर टेम्परेचर और जीसीबी ऑफ फ्यूल। ये जो फार्मूला आप इसमें देखेंगे, जो जीसीबी परसेंटेज, जितने भी मॉइस्चर है वो परसेंटेज में लिए गए हैं। लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल, लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल क्या है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इनटू 584 प्लस सीपी इनटू फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर माइनस एयर इनलेट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय जीसीबी ऑफ फ्यूल। लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर। अब इसमें क्या होता है, कितना आपने सप्लाई किया, उसमें कितना ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, बेसिकली पर केजी पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना केजी पानी है, दैट इज ह्यूमिडिटी ओनली। ओके, इसको परसेंटेज में दिखाते हैं तो इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो एयर कितना सप्लाई किया गया है, उसमें कितना पानी होना चाहिए, मल्टीस्चर इन एयर, actual air supplied into humidity into CP ब्रैकेट में फ्लू गैस टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय JCV। ये इसका फॉर्मूला है। पांचवा है लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला और थोड़ा ये अलग टाइप का भी, इसमें हर कोई कैलकुलेट नहीं करता, इसमें हर कोई मेजरमेंट में नहीं करता, जबकि बहुत जरूरी है। थ्योरेटिकल CO2 और एक्चुअल CO2 वो हमेशा चेक होना चाहिए, और उसके हिसाब से CO फॉर्मेशन का हम कैलकुलेशन करते हैं। CO कितना है, CO परसेंटेज कितना आया इनटू एक्चुअल कार्बन परसेंटेज कितना था इनटू 5654 डिवाइडेड बाय CO परसेंटेज प्लस CO2, दोनों को परसेंट प्लस करेंगे इनटू जीसीबी ऑफ फ्यूल। लॉस ड्यू टू रेडिएशन एंड कन्वेक्शन लॉसेस। अब इसमें क्या है, दिस इज लॉस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टेम्परेचर प्रोफाइलिंग ऑफ बॉयलर सरफेस एंड सरफेस एरिया। अब बॉयलर में कितना सरफेस एरिया है और उसका शेप क्या है, इस पे डिपेंड करता है रेडिएशन कितना हो रहा है। और इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, जहाँ पे अनइवन और बड़े बड़े वो रहते हैं, बॉयलर रहते हैं,
उसमें हम टेम्परेचर प्रोफाइलिंग करते हैं सरफेस का, और कितना एरिया है उसमें हम कितना लॉस है ये कैलकुलेट करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो छोटे बॉयलर है उनसे परसेंटेज लॉस ड्यू टू रेडिएशन वो ज्यादा रहेगा, और जो बड़े बॉयलर उसमें रेडिएशन कम रहेगा। तो ये रहा हमारा बॉयलर कैलकुलेशन मेथड। हो सकता है आपको कुछ चीजें ना समझ में आई हो, तो मुझे आप दोबारा पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। और हो सकता है कि मैं कुछ चीजें समझाने में असमर्थ रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरा आपको बॉयलर के बारे में बताऊं, समझाऊं, एफिशिएंसी के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में। तो चलो दोस्तों, यही खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।